पॉलिटी जीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। जितने सेक्शन जीएस के पोर्शन में आते हैं सिलेबस में, उसमें पॉलिटी जो है बहुत ही निर्णायक भूमिका जो है का निर्वहन करता है। तो पॉलिटी के सिलेबस को औपचारिक रूप से शुरू करने से पहले हम पॉलिटी के बारे में एक बुनियादी समझ बनाएंगे कि पॉलिटी है क्या और पॉलिटी में हमको पढ़ना क्या है। तो हम पॉलिटी का जब एक तरह से अगर इस लेक्चर को आपने ढंग से अटेंड किया तो आप पॉलिटी के बारे में एक बुनियादी समझ को आप विकसित कर लेंगे और पूरे सिलेबस को बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे कि हमको क्या पढ़ना है और किस तरीके से। तो जब हम आगे आप जब टॉपिक्स को डेवलप करेंगे हम लोग और उसको जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आप एक दूसरे से चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे और फिर आपकी जो समझ विकसित हो जाएगी। तो तथ्यों के साथ अवधारणात्मक जो आपकी समझ है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो आज हम औपचारिक सिलेबस को शुरू करने से पहले हम पॉलिटी की समझ पे बात करेंगे कि पॉलिटी है क्या और उसमें हमको पढ़ना क्या है। तो आइए आज हम लोग पॉलिटी क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, पॉलिटी जो है, जो इंग्लिश टर्म है, उसके लिए हिंदी टर्म है राज व्यवस्था। तो हम पहले इंग्लिश टर्म की बात करें तो पॉलिटी जो इंग्लिश टर्म है वो जो निकला है वो एक ग्रीक वर्ड पॉलिस से निकला है। देखिए, प्राचीन जो ग्रीक था उसमें आज से लगभग 2200 से 2300 ईस्वी पूर्व तक अगर हम बात करें, ग्रीक में नगर राज्य हुआ करते थे जिनको सिटी स्टेट कहा जाता है। ठीक है, नगर राज्य जो हुआ करते थे तो इनके जो अफेयर्स होते थे, इनके जो मामले होते थे, उन मामलों और अफेयर्स को संदर्भ करते हुए पॉलिस शब्द का प्रयोग किया जाता था। आज भी आप देखें, जैसे वेटिकन सिटी है वो एक राज्य भी है लेकिन वो उसी का अवशेष एक तरह से आप कह सकते हैं। प्राचीन यूनान में आपने स्पार्टा का नाम सुना होगा जो कि फिल्मों में भी हम देखते हैं। वो भी एक सिटी स्टेट हुआ करते थे, एक छोटे से शहर होते थे और अपने आप में राज्य होते थे। उनके मामलों के लिए पॉलिस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो उनकी जो प्रशासनिक संगठन था, जो संरचना थी, उसमें गतिविधियां कैसे होती थी, उनके लिए डिनोट करने के लिए पॉलिस शब्द का प्रयोग किया जाता था। उसी से ये शब्द इंग्लिश का टर्म निकला है पॉलिटी। तो हम ये समझ पा रहे होंगे कि यानी कि पॉलिटी में हमको पढ़ना क्या है। अब इसका देखिए दूसरा टर्म है वो है राज व्यवस्था। इसका जो हिंदी ट्रांसलेट है इसमें भी दो शब्द हैं, यानी एक है राज्य और दूसरा एक शब्द है इसमें व्यवस्था। राज्य की व्यवस्था यानी कि मोटी मोटा अगर हम सीधे इसमें समझें तो इसका यही विश्लेषण होगा कि जो है राज्य की व्यवस्था, यानी एक राज्य जो है वो राज्य किस गतिविधि या किस प्रक्रियाओं के तहत संचालित होगा और अपने जो है कार्यों को संपादित करेगा, उसके लिए जो एक व्यवस्था बना दी गई है उसी व्यवस्था को हमको पढ़ना है, उसी व्यवस्था को हमको जानना है, उसके अध्ययन को हम कहेंगे राज्य व्यवस्था। और अगर टेक्निकल, इसमें ये दोनों शब्द हैं ये थोड़े टेक्निकल शब्द भी हैं, इनको भी हम अगर थोड़ा सा समझें तो देखिए व्यवस्था क्या है। व्यवस्था का मतलब होता है कि कोई एक इकाई है, उसके कई घटक हैं, कई घटक मिलकर उसको एक इकाई बनाते हैं, लेकिन वो सारे घटक उनका अपना अपना अलग काम होता है और जब वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए किसी कार्य को संपादित करते हैं तो पूरी इकाई को हम कहते हैं कि एक सिस्टम काम कर रहा है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है तो आहार नाल से लेकर जो है हमारे पाचन तंत्र के अंतिम सिस्टम तक, चाहे वो आपका लिवर है, आमाशय है, इंटेस्टाइन है, सब मिलकर अपना अपना काम करते हैं। किसी एक यूनिट को हम पाचन तंत्र नहीं कह सकते बल्कि पूरे सिस्टम को हम कहते हैं पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसी प्रकार से कोई भी ऐसी व्यवस्था जिसमें कई घटक मिलकर काम करते हैं और किसी कार्य को संपादित करते हैं तो वो व्यवस्था कहलाती है। तो उसी तरह से किसकी व्यवस्था हमको पढ़नी है? राज्य की व्यवस्था पढ़नी है। लेकिन यहाँ पे एक बार कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ था राज्य के कॉन्सेप्ट से कि राज्य क्या होता है, तो हम थोड़ा सा इस टेक्निकल शब्द को भी समझ लेंगे तो आप राज्य के बारे में अवधारणा भी विकसित कर पाएंगे। देखिए, राज्य उस इकाई को कहेंगे जिसमें 4 घटक विद्यमान होंगे एक साथ, यानी कि एक राज्य उसी को कहेंगे जिस राज्य के पास होगी जनसंख्या, दूसरा जिस राज्य के पास होगा क्षेत्र, जिस राज्य के पास होगी सरकार और जिसके पास हो और उसके पास होगी संप्रभुता। अगर ये चारों घटक एक साथ जहां पर उपस्थित होंगे उस इकाई को हम कहेंगे राज्य। थोड़ा सा हम इसको और डेप्थ में जाएंगे। जैसे कि जनसंख्या, यानी आप राज्य का एक अनिवार्य घटक क्या है? जनसंख्या है, यानी कि जनसंख्या होना अनिवार्य है उस क्षेत्र में, उस राज्य में। दूसरा है क्षेत्र। अब इस क्षेत्र से क्या समझते हैं आप? इस क्षेत्र से निश्चित रूप से हम यही समझेंगे क्या? भू क्षेत्र, यानी कि लैंड, यानी कि आप राज्य उसी को कहेंगे
जिसकी अपनी कोई ज़मीन हो, भू क्षेत्र हो, तभी वो राज्य के दर्जे में आएगा। जैसे कि अगर मान लें कि कोई बहुत बड़ा युद्ध जहाज़ हो पानी का और समुद्र पे वो ट्रैवल कर रहा हो, वो तैर रहा है और उसमें 2-4-10,000 लोगों की स्ट्रेंथ है, वो रह रहे हैं उसमें, और उन्होंने अपना एक संविधान बना लिया, अपना झंडा बना लिया, लोगो बना लिया, अपनी करेंसी बना ली और उन्होंने अपने आप को कहा कि हम राज्य हैं, तो उनको राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्य के लिए जनसंख्या के साथ साथ लैंड होना जरूरी है। तीसरी बात, सरकार होनी चाहिए उनके पास, सरकार होनी चाहिए, और सरकार जो है वो अपने विभिन्न अलग अलग अंगों के माध्यम से काम करती है। अभी हम लोग इस पे आगे देखेंगे ही। जैसे सरकार की एक अंग होती है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अभी इस पे हम लोग डेप्थ में आगे बढ़ेंगे और इसी को आधार बना के हम अपने जो है सिलेबस को आगे ले चलेंगे कि क्या हमको पढ़ना होगा। और तीसरा जो चौथा घटक है महत्वपूर्ण, वो है संप्रभुता, यानी कि सोवरेनिटी। देखिए, संप्रभुता भी अनिवार्य घटक है। अगर ये तीनों चीज़ हों और संप्रभुता नहीं हो तो भी हम उसको राज्य का दर्जा नहीं देंगे। जैसे बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हमारा भारत के लिए हम देखें, ब्रिटिश भारत में क्या होता था कि ब्रिटिश पीरियड में आप देखेंगे ये तीनों चीज़ें थी भारत में। भारत की जनसंख्या थी, भारत के पास भू क्षेत्र था और भारत के पास सरकार भी थी। लेकिन जो भारत की वो सरकार थी, वो सरकार संप्रभु सरकार नहीं थी। संप्रभु सरकार इसलिए नहीं थी क्योंकि जनसंख्या के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं थी। ये सरकार जो सत्ता जो है प्राप्त करती थी वो भारत के लोगों के द्वारा नहीं थी, बल्कि वो एक आरोपित सरकार थी। जिसके लिए संविधान, जिसके लिए कानून कहाँ पारित होते थे? ब्रिटिश संसद में, और ब्रिटिश संसद में भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। इसलिए यहाँ की जो सरकार थी वो संप्रभु सरकार नहीं थी। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है कि अपने आप में स्वयं में प्रभु होना, मतलब स्वयं में ही निर्णय लेने की क्षमता रखना, स्वयं में स्वतंत्र होना, उसके ऊपर किसी भी बाहरी शक्ति का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। तो ब्रिटिश पीरियड में जो भारत की सरकारें होती थी वो स्वतंत्र नहीं होती थी। वो रेगुलेट कहाँ से होती थी? ब्रिटिश संसद में, जहाँ पे यहाँ के लोगों के लिए जिसके ऊपर शासन चल रहा है वहाँ पे उनका उससे कोई रिलेशन नहीं होता था, इसलिए वो सरकार संप्रभु नहीं होती थी। इसीलिए हम ब्रिटिश पीरियड के भारत को राज्य नहीं बल्कि हम उसको कॉलोनियल कहते हैं, यानी कि जो है उपनिवेश था। तो इसलिए अब ब्रिटिश पीरियड का जो भारत था वो राज्य नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास ये 3 घटक तो थे लेकिन ये चौथा घटक नहीं था। तो अक्सर यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेते हैं राज्य की परिभाषा को लेकर, तो हम लोगों ने ये टर्म जान लिया। तो इस प्रकार से हमने ये अवधारणा हमने विकसित कर ली कि राज्य व्यवस्था में हमको क्या पढ़ना होगा, कि यानी कि राज्य व्यवस्था में हमको वो पढ़ना होगा कि जो राज्य है, राज्य कौन हो सकता है? जिसके पास ये चारों घटक एक साथ मौजूद है, यानी कि इसमें अनिवार्यता है, ये वैकल्पिक नहीं है कि कोई एक रहेगा या कोई एक नहीं रहेगा तब भी काम चलेगा। चारों रहेंगे तभी राज्य कहलाएगा। तो राज्य अगर कोई है जिसमें ये चारों घटक विद्यमान है एक साथ, तो उस राज्य की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जिस तरीके से काम कर रहा है, तो उसका अध्ययन हमको करना है पॉलिटी के अंतर्गत। तो ये हमने तो टर्म की व्याख्या कर ली कि जो इंग्लिश और हिंदी टर्म है इसके, इनका क्या मतलब होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस पॉइंट से। तो हम लोगों ने जैसे अभी शब्दावलियों पे चर्चा कर ली, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो राज्य व्यवस्था में हमने जान लिया कि एक राज्य है और उसकी जो व्यवस्था जो संचालित होती है। तो देखिए, राज्य को लीड कौन करता है? राज्य को लीड करती है वहाँ की सरकार, यानी कि जो राज्य की व्यवस्था है उसमें मुख्य भूमिका होती है सरकार की। अब सरकार को अभी हमने पिछले स्लाइड में कि जो सरकार है उसके 3 अंग होते हैं। एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। ठीक, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर लें कि इसका काम क्या है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विधायिका का मतलब होता है ऐसी संस्था जो विधि का निर्माण करती है, यानी कि विधि का निर्माण करने वाली संस्था को हम कहेंगे विधायिका। कार्यपालिका यानी कि जो विधि का निर्माण हुआ है उसको कार्य रूप में बदलने वाली, यानी कि जो है विधियों को, जो ये विधि बनी है उसका क्रियान्वयन करने वाली संस्था। और न्यायपालिका जो है क्या है? उसको लागू करवाना या उसका परीक्षण करना या अनुपालन करना, ये काम न्यायपालिका के आप कह सकते हैं। सारे काम लगभग जैसे हैं, यानी लागू करवाना, परीक्षण करना और अनुपालन करवाना। तो ये इन संस्थाओं के काम हैं।
अब देखिए इन संस्थाओं का संदर्भ क्या है, इसको जरा सा हम समझते हैं कि प्राचीन काल में और मध्यकाल तक जो राज्य होते थे वो निरंकुश सत्ता के प्रतीक होते थे। यानी कि जो तीनों काम आप देख रहे हैं वो, चूंकि राजतंत्रात्मक प्रणाली थी मध्य युग तक, तो जो तीनों काम ये देख रहे हैं हम एक सरकार के, वो तीनों काम एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होते थे, जो कि राजा होता था। वही जो उसकी इच्छा पे निर्भर होता था, कुछ कार्यों को वो विधान बना देता था, वो निर्णय देता था, वो एक डिसीजन लेता था कि ये काम जो होंगे, ये अमुक अमुक काम जो होंगे, वो काम जो है ठीक है मान्य है राज्य के द्वारा, और ये काम जो होंगे वो जो है अपराध की श्रेणी में रहेंगे, उन पर इतना दंड लिया जाएगा या दंड दिया जाएगा। जो भी दंड निर्धारित करना होता वही बनाता था, तो वही विधान हो जाता था। यानी कि विधि के निर्माण करने का काम भी राजा के हाथों में केंद्रित है। फिर आते हैं हम कार्यपालिका की बात करते हैं। तो कार्यपालिका यानी कि विधियों का क्रियान्वयन जब करने की बात आती थी तो वही राजा अपने मंत्रियों के साथ मिलकर अपने ही द्वारा बनाई गई विधि को क्रियान्वित करता था। फिर उसके सामने मामला जब आता था तो फिर वही न्यायपालिका के रूप में कन्वर्ट हो जाता था, वही फिर मुकदमे भी सुनता था और जो है अपनी जो विधि उसने निर्धारित की है उसी के अनुसार से वो उनको दंड देता था। यानी कि एक व्यक्ति तीनों कार्यों को कर रहा है और इस कारण से वो एक असीम सत्ता का स्वामी हो जाता था और फिर उसके व्यवहार में निरंकुशता प्रकट होती थी। लेकिन जब आधुनिक युग का पदार्पण हुआ, जब दुनिया आधुनिक युग में प्रवेश की, तो आधुनिकता जो है दुनिया जो है जीवन के अन्य पक्षों में ही नहीं बल्कि उसके लोगों के राजनीतिक जीवन में भी आई और नए नए विचारकों ने जो है राजनीतिक जीवन में भी परिवर्तन का सुझाव दिया और परिवर्तन को लेकर आए। उसी में एक विद्वान थे ब्रिटिश जिनका नाम था मैकियावेली। उन्होंने जो है एक जो है शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत दिया या शक्तियों का बंटवारा या शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत के फलस्वरूप उन्होंने कहा कि जो राज्य की शक्तियाँ होती हैं, जो मुख्यतः तीन शक्तियाँ, विधायिका की शक्ति, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वो तीनों एक हाथों में या एक संस्था में केंद्रित ना होकर उनका बंटवारा कर दिया जाना चाहिए और वो पैरेलल एक दूसरे काम करें और उनके कार्यों का, शक्तियों का अलग अलग दायरा निश्चित हो जिससे वो एक दूसरे के अतिक्रमण ना करें, ना हस्तक्षेप करें। तो इस प्रकार से निरंकुश सत्ता का समापन हो पाएगा और उन्हीं के इस सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप दुनिया में जो नए लोकतांत्रिक देश बने, उन्होंने अपने वहाँ सरकारों का जब गठन किया तो ये संरचना लागू की। अब हम लोग इस संरचना को परिचित होंगे कि क्या है ये। तो जैसा हमने देखा कि विधि के काम तो समझ लिया हम लोगों ने कि यानी सरकार जो होगी उसमें जो कानून बनाने का काम होगा वो अलग एक संस्था करेगी जो कि विधायिका कहलाएगी, विधि का क्रियान्वयन जो करेगी वो कार्यपालिका कहलाएगी और न्यायपालिका वो होगी जो देखेगी कि जो कानून बना है उसका कार्यपालिका के द्वारा सही ढंग से उसको लागू किया जाए और उसका परीक्षण हो कि क्या सही ढंग से लागू किया गया अथवा नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो अनुपालन कराने की भी जिम्मेदारी जो है इसके ऊपर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको एक टर्म और हम लोग समझेंगे। जैसे हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के संविधान के अनुसार, अभी हम लोग आगे जब संविधान, देखिए सारा जो संरचना हम या जो भी बात करेंगे उसका मूल आधार क्या है, वो है संविधान, भारत का संविधान। तो संविधान के अनुसार भारत को जो है, जो उसकी प्रकृति है राज्य की, वो क्या है, भारत एक संघ है, फेडरेशन है, ठीक है। तो इस संघीय प्रवृत्ति होने के नाते हम यहाँ पर दो प्रकार की सरकारें देखते हैं। हालांकि अभी ये प्योर संघ है कि नहीं है या केंद्रीय शासन है ये हम लोग देखेंगे, प्योर संघ नहीं है, अभी ये डिबेट का बात है, हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तब। अभी लेकिन जो एक मोटी मोटा जो भारत की प्रकृति है राज्य की, वो क्या है, भारत एक संघ है। तो संघ में क्या है कि भारत जो है कि भारत एक पूरा संपूर्ण भारत है एक इकाई के रूप में, ये कहलाएगा संघ। और संघ क्या है, फेडरेशन है, किसका, जो है फेडरेशन है इसमें इन राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का। यानी कि संघ जो है वो किससे बना है, जो हमारे जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये दोनों मिलकर, दोनों इकाइयां मिलकर संघ बना देती हैं। तो ये जो है, तो इस प्रकार से भारत एक संघीय संरचना वाला देश है। तो यहाँ पर आप देखते हैं यानी संघीय संरचना है तो इसका मतलब संघ स्तर पे भी आपको एक सरकार, एक सिस्टम देखने को मिलेगा और राज्यों के स्तर पे भी एक सिस्टम और सरकार देखने को मिलेगी। तो यानी कि ये जो व्यवस्था हम देख रहे हैं इसको आप दो स्तर पे देखेंगे, एक संघ के स्तर पे देखेंगे और एक आप देखेंगे राज्यों के स्तर पर, उसकी इकाइयों के। यानी कि ये संघ है तो ये उसकी इकाइयाँ हैं जो है, ठीक है। तो अब देखिए आप, तो विधायिका, अब यहाँ पे देखिए केंद्र के स्तर पे अगर हम बात कर रहे हैं
तो केंद्र के स्तर पे जब आप देखेंगे तो केंद्र की विधायिका होगी, केंद्र का एक सिस्टम है तो उसमें एक विधायिका होगी, तो उस विधायिका को हम नाम दिए हैं संसद। यानी केंद्र की जो विधायिका है वो है संसद। संसद हमारी जो द्विसदनात्मक व्यवस्था को हमने अपनाया है, जिसमें उच्च सदन को हम कहते हैं राज्यसभा और निम्न सदन को कहते हैं हम लोकसभा। इसी प्रकार से अब कार्यपालिका की बात करेंगे तो संसद कानून बनाती है, विधायिका का काम कानून बनाना है, और इस कानून को क्रियान्वित करने के लिए हमारे वहाँ जो है आकी कार्यपालिका है। और इस कार्यपालिका के अंग कौन कौन से हैं, तो देखेंगे इस कार्यपालिका पे सबसे ऊपर राष्ट्रपति है। फिर अभी हम लोग इस पर बहुत टेक्निकल नहीं जाएंगे क्योंकि राष्ट्रपति संसद का भी अंग होता है, लेकिन एक संस्था के रूप में संसद में राज्यसभा और लोकसभा ही होते हैं। फिर राष्ट्रपति दोनों के रूप में काम करता है। फिर प्रधानमंत्री होते हैं, फिर प्रधानमंत्री और उसकी मिनिस्ट्रियल काउंसिल भी है, इसी तरह से सीएजी भी है, अटॉर्नी जनरल भी हैं। ये लोग मिलके जो है क्रियान्वयन करते हैं संसद के द्वारा बनाई गई विधियों का। तो इस तरीके से एक कार्यपालिका के अंग में हम इनको जानते हैं। अब न्यायपालिका की बात करें तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे, क्योंकि ये जो स्तरीकरण और जो विभाजन हम देखते हैं ये न्यायपालिका में नहीं पाया जाता। इसको हम लोग भी आगे डिस्कस करेंगे फर्दर। तो ये हम लोगों ने केंद्र के स्तर पे देख ली बात। अब यहाँ राज्य के स्तर पे बात करें तो राज्य के स्तर पे बात करेंगे तो राज्य की भी विधायिका होगी। तो राज्य की जो विधायिका है हमारे वहाँ देखते हैं आप, वो है विधानमंडल कहलाती है। राज्य की विधायिका जो है वो क्या कहलाती है, विधानमंडल। अब देखिए हमारी जो विधानमंडल है यहाँ पे ये भी द्विसदनात्मक हम लोगों ने अपनाया, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ये द्विसदनात्मक हो सकता है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर राज्यों के जो विधानमंडल हैं वे द्विसदनात्मक हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। लेकिन जहाँ अनिवार्य है, अनिवार्य क्या है, विधानसभा। जो निम्न सदन है उसको विधानसभा कहते हैं, वो अनिवार्य होगा, प्रत्येक राज्य में होगा। लेकिन जो उच्च सदन होगा यानी जिसको हम कहते हैं विधान परिषद, ये अनिवार्य नहीं होती है, ये वैकल्पिक होती है। इसकी संरचना कैसे होगी, उत्पादन कैसे होगा, ये हम लोग आगे जानेंगे। तो ये बात हो गई। तो ये विधानमंडल है, इसने राज्य के लिए विधि बना दिया। और फिर अब आगे इसके लिए क्रियान्वयन के लिए यहाँ पर कार्यपालिका देखेंगे आप, तो कार्यपालिका के अंदर राज्यपाल है, फिर मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर, और उसकी मिनिस्ट्रियल काउंसिल है, और ऐसे अन्य पदाधिकारी आप देखेंगे जो कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं। तो इस तरीके से हम जो है केंद्र और राज्य के स्तर पर, या इसी को संघ भी कह सकते हैं आप, केंद्र कहिए या संघ कहिए, संघ सरकार कहिए, केंद्र सरकार, इस तरीके से काम करते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो एक चीज़ हम जानेंगे, जो अनुसूची जब पढ़ेंगे तो उसमें हमारी जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों की व्यवस्था की गई है। बात बताई गई। एक सूची है जिसको हम कहते हैं संघ सूची, एक को कहते हैं जिसको हम राज्य सूची, और एक को कहेंगे हम समवर्ती सूची। ये जो 7वीं अनुसूची है वो इसी व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो है वो सपोर्ट प्रदान करती है। वो कैसे, देखिए संघ सरकार जो होगी वो 7वीं अनुसूची में जो शासन और प्रशासन के विषय हैं वो टोटल अब जो है स्पष्ट रूप से बांट दिए गए हैं। वो 7वीं अनुसूची में संघ सूची जो बनाई गई है उसमें कुछ विषय डाल दिए गए हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, और वो संघ सरकार को उनका दायित्व सौंप दिया गया कि संघ सरकार जो होगी वो उस सूची पर काम करेगी और संघ का सिस्टम उस पर काम करेगा। और राज्य सूची में जो विषय हैं वो जो है स्थानीय महत्व के हैं, तो उसको जिम्मेदारी राज्य वो विषय दे दिए गए राज्य सूची में, और उसकी जिम्मेदारी दे दी गई राज्य सरकारों को और उसके सिस्टम को कि वो उस सूची पर काम करेंगे। यानी कि संघ सूची पर काम करने के लिए हमारे वहाँ विधायिका कौन है, संघ सूची पर विधि बनाएगी संसद, और उसका क्रियान्वयन करेंगे ये लोग। अब इसमें आप, ये तो हमने राजनीतिक कार्यपालिका देखी, इसी तरह से इसमें आप देखेंगे ये जो हमने बताया ये क्या है, ये राजनीतिक कार्यपालिका है। कार्यपालिका भी आप देखेंगे 2 तरह के आपको देखते हैं, जो राजनीतिक, और एक धड़ा इसका, और दूसरा धड़ा आप देखेंगे प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका ये हो गई जो प्रति 5 वर्ष बाद बदल जाती है, और एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें आप देखते हैं जो IAS या IPS या IFS या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने पदाधिकारी होते हैं, इनकम टैक्स, रेलवे, ये सारे जितने आप देखेंगे पदाधिकारी जो हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने कर्मचारी अधिकारी हैं, वो सब इस प्रशासनिक जो है कार्यपालिका के अधिकरण में हैं। जो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब करते हैं तो आप इस केंद्रीय जो है कार्यपालिका के अंग हैं अस्थायी रूप में। आप इसमें चयनित होते हैं और चयनित होकर अपनी सेवा देते रहते हैं। इसमें ये चयनित नहीं होते हैं बल्कि ये निर्वाचित होते हैं 5 वर्षों के लिए, 5 वर्ष पश्चात फिर ये बदलते रहते हैं।
तो ये दोनों मिलकर, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालिका मिलकर कार्यपालिका के रूप में, यूनियन कार्यपालिका के रूप में कार्य संपादित करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो है विधानमंडल राज्य सूची के विषय पर विधि बनाएगा और उसका क्रियान्वयन होगा इस संस्था के द्वारा। इसी तरह से यहाँ पर भी ये लोग क्या हैं, ये राजनीतिक कार्यपालिका के अंग हैं। और इसी तरह से यहाँ भी आपको प्रशासनिक कार्यपालिका देखने को मिलेगी जो कि अस्थायी होगी। चाहे आप यहाँ पे देखते हैं IAS यहाँ भी काम करता है, राज्य के संवर्ग में जब जाता है, और IPS भी काम करता है, IFS भी काम करते हैं। फिर राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो चयनित होकर आते हैं वो तमाम पदाधिकारी या कोई भी कर्मचारी इसका अंग होता है। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। तो ये हमने जान लिया कार्यपालिका और विधायिका के स्तर पे। अब हम न्यायपालिका की बात कर लें। तो न्यायपालिका में देखिए हम लोगों ने पहले से इसको रोक इसलिए दिया था क्योंकि न्यायपालिका जो है वो इस प्रकार से, इसमें विभाजन नहीं देखने को मिलता है कि संघ सूची पर काम करने के लिए विधायिका ये है तो कार्यपालिका ये है, तो यहाँ पर एक न्यायालय होगा, और राज्य सूची के विषय पर काम करने के लिए यहाँ पे विधानमंडल है और यहाँ पे कार्यपालिका है तो उसका न्यायपालिका यहाँ पे होगी। ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अन्य व्यवस्था है। न्यायपालिका जो हमारी है वो एकीकृत प्रणाली पर काम करती है। न्यायपालिका में हमारा जो सिस्टम है हमने अपनाया है वो एक इंटीग्रल सिस्टम अपनाया है। ये पूरा सिस्टम आप देखेंगे निचले स्तर से लेकर ऊपर तक वो एक ही इकाई के अंग है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखें अभी पूरे सिस्टम में इस प्रकार का संरचना आपको देखने को मिलता है। सबसे निचले स्तर पे आप देखते हैं तो आपको मिलेंगे मुंसिफ कोर्ट्स मिल जाते हैं, जो कि सबसे पहले स्तर पे होते हैं, जो PCS के राज्य के जुडिशियल सर्विसेज से सेलेक्ट होकर जो लोग चुने जाते हैं वो मुंसिफ कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं। फिर इसके ऊपर आप जाएंगे तो आप देखेंगे जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं। फिर इसके ऊपर आप जाएंगे तो आप देखेंगे उच्च न्यायालय हैं, और इसके बाद ऊपर सबसे ऊपर आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ये जो यहाँ विभाजन नहीं है, यहाँ पे स्तर आपको देखने को मिल रहे हैं, हायरार्की एक देखने को मिल रही है। यहाँ पे हायरार्की की बात नहीं है, ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम, इनका काम बटा हुआ, ये इस सूची पर काम करेंगे पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम इस सूची पे काम करेगा। समवर्ती सूची अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन न्यायपालिका में ये इंटीग्रल सिस्टम है, इसमें आप स्तर नहीं है। इसमें अगर आपका कोई विवाद है तो आप उस विवाद को मुंसिफ कोर्ट में पहले अपील करेंगे, उसमें आपने अपील किया, उसके निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हुए, जो भी संतुष्ट नहीं होगा वो पक्ष इसके ऊपर अपील कर सकता है, वो जाएगा जिला एवं सत्र न्यायालय पे। फिर उसके निर्णय से वो संतुष्ट हुआ तो वो उच्च न्यायालय में अपील करेगा, और फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। मतलब आपको इस क्रम से जाना पड़ेगा ऊपर, कुछ मामलों में छोड़कर। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे मौलिक अधिकार है तो उसके लिए आप सीधे उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन अन्य कोई दीवानी या फौजदारी का मामला है तो आपको नीचे से ही स्तर से ऊपर जाना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर हमने एक एकीकृत सिस्टम विकसित किया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, एक लेटेस्ट जो है 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया गया था। तो उसके लिए ये भी कहा गया कि बहुत निचले स्तर पे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो ग्राम पंचायत हैं वहाँ भी न्यायपालिका का गठन किया जाए, न्यायालयों का गठन किया जाए, और उनके लिए मानक निर्धारित किया गया कि ऐसे विवाद या मामले जिनमें 2 वर्ष तक जो है सजा का प्रावधान है वो मामले ग्राम न्यायालयों में निपटाए जाएँ। तो यानी कि उसके नीचे यहाँ पे रखा गया। लेकिन ये जो है अभी ये ग्राम न्यायालय जो है क्रियान्वित नहीं किया गया है राज्यों के द्वारा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार राज्यों को नोटिस जारी किया है और उनसे सवाल जवाब किया है। लेकिन इस संदर्भ में राज्य ने ग्राम न्यायालयों का गठन अभी धरातल पर नहीं किया है। तो इस प्रकार से हमने जो जाना कि यही हमारा कोर सिलेबस है पॉलिटी का, जो हमको पढ़ना होता है। यानी कि हमको विधायिका को पढ़ना है, ये पूरे सिस्टम को, कार्यपालिका के पूरे सिस्टम को पढ़ेगा जो इसमें आते हैं, फिर राज्यों के स्तर में जाएंगे तो राज्यों के विधानमंडल को पढ़ेंगे, फिर राज्य की कार्यपालिका को पढ़ेंगे जो इसके घटक काम इसमें आते हैं, और फिर न्यायपालिका के संबंध में हमको इस सिस्टम को पढ़ना है जो कि एकीकृत प्रणाली है। हमको नीचे से उच्च न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को हम कवर करेंगे। तो इस प्रकार से हम अपने पॉलिटी के सिलेबस को कवर करेंगे। तो ये तो हो गई कोर सेक्शन की बात। लेकिन हमने ये पूरी बात किस आधार पे की, हमने जो ये जो बात किया, हमने जो स्ट्रक्चर्स डिस्कस किया आपके साथ, उसका आधार क्या है? उसका आधार है हमारे देश का संविधान। तो जरा वहाँ से भी चलें और हम इसको थोड़ा सा और देखें कि इसके अलावा हमको क्या क्या और पढ़ना। ये तो कोर सिलेबस की बात हम लोगों ने कर ली, और अब इसी आधार पे हम चीज़ों को देखेंगे और मूल्यांकन करेंगे।
लेकिन अभी हम लोगों ने बात की कि जो हमने ये बात की है, जितनी डिस्कशन हमारी है, उसका मूल आधार क्या है? वो है हमारे देश का संविधान। संविधान जो कि लागू 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। अब ये संविधान ठीक है लागू हुआ, तो ये संविधान, अब एक प्रश्न उठता है, ये संविधान क्या है? तो संविधान जो साधारणतः हम समझें कि जो एक ऐसा लेखा जोखा है विधियों का, नियमों का, विनियमों का, जिसके अनुसार किसी राज्य की व्यवस्था संचालित होती है। यानी जो राज्य व्यवस्था हमारी है वो किसके तहत संचालित हो रही है? इसके प्रावधानों के अनुसार संचालित हो रही है। ठीक, तो ये प्रावधान, ये जो संविधान, ये पुस्तक लिखी गई, वो आई कैसे अस्तित्व में? तो भाई इसको बनाया किसने, लिखा किसने? तो इसका जो निर्माण किया जिस संस्था ने, उसका नाम है संविधान सभा। तो भाई अब ये क्या नाम है, ये संविधान सभा, ये क्या चीज़ है? देखिए, संविधान सभा, सभा से पता चला यानी कि कुछ लोगों का समूह था, एक सभा थी जिसने इस संविधान के लिए जो एकत्रित हुए एक साथ और उन्होंने इस संविधान की रचना की। ठीक है, तो ये किस प्रकार से अस्तित्व में आई, अब इस पर ज़रा सा हम जब बात प्रकाश डाल रहे हैं मोटी मोटा, तो अंग्रेजी शासनकाल में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाया भारतीयों ने, और विश्व का भी दबाव था कि जो भारत में जो आंदोलन चल रहे थे उसकी समस्या का समाधान करने के लिए, तो उसी में अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए तमाम ऑफर दिए। जैसे उसी में आपने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव देखा होगा, फिर उसी में आप वेवेल समझौता या शिमला सम्मेलन, ये सारे प्रस्ताव आप जो देखते हैं वो इसी का क्रम का हिस्सा थे। लेकिन वो सारे प्रयास असफल रहे जो पूर्व में किए गए। लेकिन उसी में 1946 में ब्रिटिश सरकार ने एक और प्रयास किया, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को 1946 में भारत में भेजा, जो 3 सदस्यीय एक मिशन था, वहाँ के कैबिनेट के सदस्य थे। वो लोग भारत जब आए तो उन्होंने जो प्रस्ताव दिया वो पूर्व के प्रस्तावों की तुलना में बेहतर था और बहुत स्पष्ट था। उसमें पहली बार जो ये कहा गया कि भारतीयों के द्वारा एक संविधान सभा गठित की जाएगी, जिसका चुनाव भी भारतीय करेंगे और जो सदस्य होंगे वो भी भारतीय होंगे, और वो सभा जो है संप्रभु सभा होगी जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। इतनी स्पष्ट बात पहले किसी ने नहीं कही थी। क्रिप्स मिशन में भी था, लेकिन वो सिर्फ ऊपरी सतही बात कही गई थी। तो इसी कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार करके संविधान सभा का गठन किया गया, और इस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। और इस संविधान सभा का गठन हुआ और पहली बार ये संविधान सभा बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। अब आप देखिए यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ है। यानी कि मोटी मोटा आप कह सकते हैं 3 साल में 1 माह कम, 3 साल तक लगभग ये संविधान सभा काम करती रही और अंतिम रूप से उसने संविधान का निर्माण किया। तो अब ये प्रश्न उठता है, क्या हमारा जो संविधान है वो भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे वृहत और सबसे विशाल संविधान है? तो और उसमें जो तमाम सिद्धांतों को जो स्थान दिया गया, तमाम अनुसंधान जो दुनिया भर के जो है संविधानों को देखकर किया गया, तो क्या वो सारे विचार जो नए सिद्धांत और नए क्या प्रावधान क्या बिल्कुल नए हैं जो जिनकी उत्पत्ति इन 3 सालों में ही हुई, 46 से लेकर 1949 तक में? तो इसका जवाब है कि नहीं, ये महज इन 3 सालों के अनुसंधान का परिणाम नहीं रहा, बल्कि अगर हम इसकी खोज करेंगे तो आप देखेंगे, जब हम अभी आगे देखेंगे संवैधानिक विकास के क्रम में, तो 1935 में भारत शासन का अधिनियम जो है आया सबसे अंतिम में। उस अधिनियम की तमाम बातें, लगभग 200 से 250 अनुच्छेद इसके तो संविधान में हमारे एज इट इज़ लिए गए हैं। यानी 1935 के अधिनियम की बहुत सारी बात हमारे संविधान में यथावत ले ली गई है। तो यानी कि ये बात दिखाती है कि जो हमारे संविधान का निर्माण हुआ वो सिर्फ इन 3 सालों में बैठ के नई चीज़ें नहीं की गई, कुछ बहुत सारी नई चीज़ें की गई, और बहुत सारे जो हमारी जो क्रम थे हमारे संविधान में जो आए नई चीज़ें, वो एक जो सतत प्रक्रिया के क्रम में जो है इस्टेब्लिश हुए हमारे संविधान में। तो एक बात हमको ये समझ में आई कि जो हमें उस बीज तक पहुंचना है या और उस यात्रा को कवर करना है कि जहां से हम भारत जो मध्य युग में जब मुगल काल से निकले और अंग्रेजी शासन का आगमन हुआ, तो हमने राजतंत्रात्मक प्रणाली छोड़कर और नियमों विनियमों के आधार पर हमारे वहाँ प्रशासन होना शुरू हुआ पहली बार अंग्रेजों के शासनकाल में। तो कब से ये शुरू हुआ, वहाँ से लेकर हम यहाँ तक की यात्रा कवर करेंगे। तो एक टॉपिक हमारा सबसे पहला टॉपिक हो जाता है वो जिसको हम कहते हैं कि भारत की
संवैधानिक विकास। यानी कि आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना होगा कि हम इस यात्रा हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो उस विकास के क्रम को आपको पढ़ना है पहला टॉपिक, जिसमें आप पढ़ेंगे कि जब अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई तो 1773 में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया और उसके बाद से यात्रा चलते चलते 1935 के अधिनियम तक पहुंची। और उस यात्रा के क्रम में बहुत सारे संस्थान जो है भारत में जो आज हैं, जो राजनीतिक या प्रशासनिक संस्थान हैं, उनका जन्म उन्हीं जो है प्रशासनिक यात्राओं में संपन्न हुआ और अपने अस्तित्व में आई। फिर संवैधानिक विकास हो गया तो हमने देख लिया, ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गए संविधान का विकास होते होते एक टॉपिक। अब जब संविधान के विकास हुआ तो संविधान सभा का निर्माण हमने देखा कि संविधान सभा वो निर्माण करेगी। तो इन 3 सालों में जो हमने देखा 46 से लेकर 49 तक क्या क्या घटनाक्रम हुए, वो भी हमारे अध्ययन का एक बिंदु होगा। यानी कि संवैधानिक विकास की यात्रा आप पढ़ लेंगे, उसके बाद हमको पढ़ना होगा कि संविधान का निर्माण, यानी कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो ये पूरा घटनाक्रम आप पढ़ लेंगे। तो अब ये संविधान निर्माण प्रक्रिया पढ़ लेंगे तो यानी कि हमारे संविधान का निर्माण हो चुका है। तो संविधान का निर्माण हो गया तो संविधान को आप खोलेंगे और संविधान को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमारे संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। सबसे पहला पेज जो होता है किसी भी बुक का, वो प्रीफेस होता है या प्रस्तावना होती है, तो हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जब और अंदर आप जाएंगे तो शुरू होगा उसकी विशेषताएं, उसका इंडेक्स देखेंगे। तो आप इंडेक्स में जब देखते हैं हमारे संविधान में तो कुल वर्तमान में भी 25 भाग हैं, पहले मूलतः 22 थे और जो है अनुसूचियां हैं 12 जो कि मूलतः 8 थी, और अनुच्छेद जो हैं उनकी संख्या बदलती जा रही है, मूलतः 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो ये बात हम इनसे परिचित होंगे, अनुसूचियों में क्या क्या है और भाग में क्या क्या है। अच्छा, ये क्रम और हम यहाँ पे जानेंगे कि हालांकि हम ऊपर इसको स्थान देंगे विदेशी स्रोत की, क्योंकि विदेशी स्रोतों से भी कुछ चीज़ें हमारे संविधान में ली गई हैं, तो उनको हम जानेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भाग है, यहाँ से जब हम बढ़ेंगे आगे भाग 25 तक, तो हम शुरुआत करेंगे भाग 1 से। अब यहाँ से आप बहुत ध्यान से देखिए कैसे हम लिंक करेंगे अपने मूल स्ट्रक्चर से, जो हम लोगों ने बेसिक पार्ट करी थी अभी। भाग 2, ऐसे 3, 4, 5, 6 ऐसे हम करते हुए अगर आपने 25 भाग कवर कर लिया तो हमने संविधान का अध्ययन कर लिया। तो देखिए भाग 1 जो है ये बताता है कि भारत के जो हमारा भारत है वो संघ है और उसके राज्य क्षेत्र। तो हमारा एक टॉपिक ये हो गया, इस क्रम से ही पढ़ते आएंगे हम। ये विदेशी स्रोत थोड़ा हमारा यहाँ चला जाएगा या यहाँ चला आएगा। संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 का हिस्सा है। भाग 2 में नागरिकता के संबंध में जो इशू हैं उन पे चर्चा की गई है, उसको हम लोग देखेंगे। भाग 3 जो है उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, इसको हम लोग देखेंगे। भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की गई है, इसी में एक और संशोधन करके बनाया गया भाग 4 का, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई है, इसको हम लोग देखेंगे। भाग 5 यहाँ तक के बाद ये आप एक एक करके क्रमशः देख लेंगे, इसकी विशेषताएं भी हैं। और भाग 5 जब हम पहुँचेंगे तब यहाँ पे हम शुरू कर देंगे कार्यपालिका, जो अभी हमने आगे देखा है। यानी कि जो राष्ट्रपति यहाँ से शुरू हो जाता है भाग 5 से, सबसे पहले राष्ट्रपति। अभी यानी कि जो पिछला स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिवीजन किया था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वो अब इसके आगे भाग 5 से आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको संघ की कार्यपालिका मिलेगी, फिर आगे चल के आपको भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका मिलेगी। इस तरीके से हम सिलेबस को आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने आज डिस्कस किया कि हमने क्या पढ़ना है, क्या हमारा सिलेबस है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या जाना कि टर्म जाने, राज्य व्यवस्था और जो पॉलिटी इसका इंग्लिश टर्म है उसकी शब्दावली का क्या मतलब है। उसके बाद हम लोगों ने सिलेबस को जाना, वो भी कोर सेक्शन को, कि कैसे जो है डिवीजन होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का, उसमें हमको क्या क्या पढ़ना होता है। और उसके बाद हमने उस व्यवस्था तक आने से पहले की बात हमने समझ ली, उसमें क्या क्या पढ़ना है उसको हम जानेंगे। और फिर उसके बाद क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ के हम फिर उस कोर सेक्शन तक यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये रहा इंट्रोडक्शन, जहाँ पे आप एक समझ बना लिए होंगे पॉलिटी के संदर्भ में। अब इसके बाद की जो क्लास होगी वो संवैधानिक विकास की यात्रा की क्लास से हम औपचारिक सिलेबस को पॉलिटी के शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।